डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम कृषि दर्शन देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कृषि दर्शन दोस्तों एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, ताकि हमारे किसान भाई उन जानकारियों का सही तरीके से इस्तेमाल कर खेती किसानी में कुछ नया कर सकें, अपनी आय को बढ़ा सकें और आगे बढ़ सकें। किसान भाइयों को इस कार्यक्रम के माध्यम से वो तमाम जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं जो किसानों को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित करती हैं। आज के कृषि दर्शन के कार्यक्रम में हम हर बार की तरह अलग अलग सेगमेंट के जरिए आपको तमाम जानकारियां उपलब्ध कराएंगे, जिसमें हम सबसे पहले आज हम बात करेंगे हमें क्या जानकारी मिलेगी मंत्रालय से। उसके बाद हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की। उसके बाद हम बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की, और अंत में आप सभी जानते हैं हम बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की, जिसका नाम है कृषि दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या जानकारी मिल रही है मंत्रालय से। दोस्तों, पूरे साल हरा चारा उपलब्ध कराना कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये चुनौतीपूर्ण भी है। समय के साथ, जलवायु परिवर्तन के साथ ये चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में किसान भाई कैसे पूरे साल हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल रही है। कृषि भवन के स्थित डीडी किसान के स्टूडियो से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के फसल विभाग के उपायुक्त डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया। आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि पशुपालन कृषि की रीढ़ है, और विशेष तौर पे जब से प्राकृतिक खेती की चर्चा ज़्यादा होने लगी है, तब से पशुपालन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए आज हम साल भर पशुओं को हरा चारा कैसे खिलाएं, इस बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ऐसा देखने में आया है कि हमारे देश का जो कृषि योग्य जो भूमि है, उसमें केवल 5% क्षेत्र में ही आज की डेट में हरा चारा उगाया जाता है, और लगभग जो पशुओं की आवश्यकता है उसके हिसाब से एक आकलन के अनुसार 36% तक हरे चारे की कमी भी है हमारे यहाँ। और एक पशु को जो प्रतिदिन हरा चारा 15 से 20 किलोग्राम तक मिलना चाहिए, वह भी हम लगभग आधी ही पूर्ति कर पा रहे हैं। इसलिए इसका और महत्व बढ़ जाता है। और डेयरी व्यवसाय से अगर हमें अधिक उत्पादन लेना है, अधिक दुग्ध लेना है, अधिक और उत्पादन लेना है, तो हरे चारे की हमें वर्ष पर्यंत व्यवस्था करनी ही होगी। इसके लिए किसान भाइयों, खरीफ मौसम में जो कि जून से स्टार्ट होकर अगस्त तक चलता है बुवाई इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, लोबिया और ग्वार की बुवाई करें किसान भाई। इसी तरह से रबी जो कि सितंबर के आखिरी से दिसंबर तक हम इसकी बुवाई करते हैं। इसमें किसान भाई बरसीम, जई और मक्खन घास की बुवाई करें। फिर जो हमारा जायद का मौसम रहता है, इसमें लोबिया और ग्रीष्मकालीन बाजरा, मक्का, ज्वार और ग्वार की बुवाई करें। इसके अलावा किसान भाइयों, आप लोग यह महसूस करते होंगे कि जून से लेके मई जून से मतलब जो गर्मियों का मौसम होता है अगस्त तक, और दिसंबर जनवरी में दूध मतलब हरे चारे की काफ़ी उपलब्धता कम हो जाती है। हम इसको बोते हैं अगर खरीफ रबी के हिसाब से भी। तो इस दौरान के लिए हम तैयारी ऐसा कर लें कि जो साल भर जो उगने वाली या बहुवर्षीय जो फसलें हैं उन जो चारे की, उनको अपनाएं, जिसमें कि संकर नेपियर है घास है, प्लस त्रिशंकर घास है, स्टाइलो है और पैरा घास है। इन तरह की घासों को अगर अपन लगाएंगे तो हमें जो बीच में जो गैप आता है उसमें भी पूर्ति हो जाएगी चारे की, और पशुओं को उपलब्ध रहेगा वह चारा। इसके अलावा हम यह भी ध्यान रखें फसल चक्र में भी चारे को अपनाएं, जिससे कि और विशेष तौर पे दलहनी चारे अगर होंगे तो हमारी नाइट्रोजन की भी पूर्ति करेंगे मृदा में, वह भी बढ़ेगा। और किसान भाई, यह भी हम अच्छे से समझते हैं कि हम बाकी अनाजों को तो एक बार आयात भी कर सकते हैं दूसरे प्रदेशों से या दूसरे देशों से, लेकिन चारे का हम आयात भी नहीं कर सकते हैं। चारा तो हमें खुद ही उगाना पड़ेगा, और पशुओं की हमें देखभाल के लिए व्यवस्था खुद ही करना पड़ेगा।
इसी तरह से अगर चारा हमारा ज़्यादा हो जाता है तो आजकल साइलेज बनाने की विधियां हैं, उसको आप प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं ताकि हम जब कमी रहती है उस दौरान हम उसका इस्तेमाल कर सकें। इसके बारे में, चारे के बारे में अधिक जानकारी के लिए जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो हमारा IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सेंटर है, जिसको भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान केंद्र कहते हैं, जो झांसी में स्थित है, यहाँ से हम इसकी अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। इसके अलावा कई KVK जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं आपका ज़िले का, वहाँ पर चारे की कैफेटेरिया भी लगाए गए हैं, या उनसे भी आप जानकारी लेंगे तो उनको आपको अवश्य जानकारी मिल जाएगी। और आप सीड बैंक भी एक चारे का बना सकते हैं अपने लोकल स्तर पर, जिससे कि आपको बीज की उपलब्धता बनी रहे। इसके अलावा एक FPO फॉडर FPO बना सकते हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो आनंद है फॉडर FPO बनाने में मदद भी कर रहा है, उससे भी आप चारे की पूर्ति कर सकते हैं। तो मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि साल भर हरा चारा उगाकर किसान भाई पशुओं की देखभाल कर राष्ट्रीय उत्पादन में अपना योगदान देंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है विज्ञान और किसान। बात करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में। हर साल 7 जून को ये दिन मनाया जाता है, और ये दिन क्यों खास, क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं और इस पर क्या कुछ आधारित है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट AI कृष। आज हम यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का परिचय देने आए हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024। हम सभी को भोजन पसंद है ना? लेकिन क्या हमने कभी अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन की सुरक्षा के बारे में सोचा है? प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाने वाला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा शुरू किया गया था। ये हानिकारक संक्रमणों और बीमारियों को रोकने के लिए खेत से थाली तक सुरक्षित भोजन के महत्व पर जोर देता है। यह दिन हमें अपने भोजन विकल्पों के बारे में सतर्क रहने का आग्रह करता है। क्या हम ताजा और स्वस्थ भोजन खा रहे हैं, या हम आंख मूंद कर प्रसंस्कृत जंक फूड का सेवन कर रहे हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारा भोजन कहां से आता है और इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है? खाद्य सुरक्षा हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है और समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं, बाजार पहुंच, पर्यटन विकास और सतत विकास में भी योगदान देती है। इस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 पर आइए बुद्धिमानी से चयन करने, भोजन प्रबंधन प्रथाओं पर सवाल उठाने और अपने स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अपने भोजन के बारे में सूचित निर्णय लेने का वादा करें। सुरक्षित सोचें, सुरक्षित चुनें, सुरक्षित रहें। साथ मिलकर हम सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे दोस्तों बकरी पालन की। कैसे खेती किसानी से जुड़े हुए जो किसान भाई हैं वो बकरी पालन करके भी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। बकरी पालन के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। जो किसान भाई इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में विस्तार रूप से जानकारी लेते हैं। आइए देखते हैं बकरी पालन को लेकर क्या कुछ विशेष है। गांव के लिए बकरी पालन रोजगार का बहुत ही उपयोगी विकल्प है। अगर आप पशुपालन में रुचि रखते हैं लेकिन कम पूंजी के कारण कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो बकरियां पाल लीजिए। इन्हें पालना बहुत आसान है। डेयरी फार्म की तुलना में ये व्यवसाय कम जोखिम भरा और ज्यादा कमाई वाला है। ये कम बीमार पड़ती हैं और किसी भी तरह के वातावरण में खुद को ढाल लेती हैं। इसके अलावा सीधे स्वभाव और छोटे आकार की वजह से इनका प्रबंधन भी बहुत आसान है। बकरी कम आयु में ही बच्चे देने शुरू कर देती हैं और साल में 2 बार बच्चे जनती हैं। हर बार बच्चों की संख्या 1 से अधिक होती है। कई बार 4 बच्चे भी दे देती हैं। छोटा आकार होने की वजह से इन्हें रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती और आहार पर भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता। इन्हें कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है। इन्हीं गुणों के चलते बकरी पालन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बकरियों का आवास हमेशा ऊंची जगह पर बनाना चाहिए ताकि बारिश का पानी आसानी से बाहर निकल सके। बकरियों को ढकी छत और खुले बाड़े दोनों की जरूरत होती है। पूरे आवास का 1/3 हिस्सा ढका होना चाहिए। ढकी छत उन्हें धूप, ओस और बारिश से बचाती है, जबकि बाड़े में वो आराम और व्यायाम करती हैं। याद रखिए, 30% गर्मी ऊपर से ही आती है।
बकरी आवासों का हवादार होना भी जरूरी है। मौसम के अनुसार हवा के आने जाने की जगहों को कम या ज्यादा किया जा सकता है। छत के ऊपर अगर छप्पर डाल देंगे या पौधों की बेलें चढ़ा देंगे तो नीचे गर्मी का असर कम हो जाएगा। लोहे की चादर वाले आवासों के ऊपर सफेद पेंट करके भी गर्मी को कुछ हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों यहाँ वक्त हो गया आप छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप ऑफ फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। अपने अगले सेगमेंट की बात करेंगे, जिसका नाम है अब कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज हम जानेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। जैसे कि हम देख रहे हैं, प्राकृतिक खेती को जीरो बजट फार्मिंग भी कहते हैं, जिससे किसान कम लागत में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। प्राकृतिक खेती की खासियत ये है कि ये देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। इस पद्धति में रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता है। खेती में इस पद्धति को अपनाना किसानों के लिए जरूरत बन गई है। प्राकृतिक खेती के कई फायदे हैं। इसके लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई। शैलेंद्र सिंह वर्ष 2013 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन्होंने अपने खेत में मुख्य फसल के रूप में धान, गेहूं, चना, सरसों और अलसी लगा रखी है, जिसे वे पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से उपजा रहे हैं और प्राप्त उपज को बाजार में बेच मुनाफा भी कमा रहे हैं। आज के समय में शुद्ध चीजें जैसे लुप्त सी होती जा रही है। खान पान में शुद्धता की कमी होने का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में हमारे देश के किसान और पशुपालक की जिम्मेदारी हो जाती है कि कैसे वे शुद्ध चीजों की उपलब्धता करा सके। यही कारण है कि शैलेंद्र सिंह ने अपने फार्म पर देसी किस्मों की गाय पालन भी करते हैं, जैसे साहिवाल, हरियाणा नस्ल। इन पशुओं को दिए जाने वाला चारा भी वे अपने खेत में ही उगाते हैं, जिसे खाकर पशु स्वस्थ रहते हैं और इन्हीं देसी गायों से शुद्ध दूध भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा प्राप्त दूध की प्रोसेसिंग कर वे शुद्ध घी भी बनाते हैं। शुद्धता की बात करें तो आजकल जो कि मिलावटी इतना मिल रहा है और ऊपर से शुद्ध भी नहीं मिल रहा है, और HF का दूध भी मिल रहा है जो कि शुद्ध नहीं होता है। अब A2 की बात करें तो A2 मिल्क तुम्हें साहिवाल में या हरियाणा नस्ल अपनी देसी गायों में मिलेगा, जो कि हमने रखा हुआ है। हम चारा जो सा है खुद उगाते हैं, आटा हमारा है, सरसों का खल हमारा है, चने की चूरी हमारी है, और जो सा मूंग है, मूंग का जो चूरा बचता है वो भी हमारा है। तो हम ये सभी चीज़ अपनी गायों को देते हैं, जिससे कि शुद्ध ऑर्गेनिक दूध हमें उपलब्ध हो जाता है। वो फ़िलहाल हम खुद अपने लिए कर रहे हैं, पर उसको प्रोसेस करके 3500 रुपये तक का हमारा घी निकल जाता है, जो कि 101% शुद्ध प्राकृतिक घी है। शैलेंद्र सिंह अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र जाते रहते हैं, ताकि उन्हें प्राकृतिक खेती से जुड़ी नई जानकारियां प्राप्त होती रहे। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत सारी सी ट्रेनिंग भी ली है, जैसे डेयरी पशुपालन की ट्रेनिंग, केचुआ उत्पादन की ट्रेनिंग और विभिन्न प्रकार की। और हम इनको तकनीकी उत्पाद देते रहते हैं समय समय पर। जैसे अब की बार हमने इनके यहाँ पर जो हमारी पहली पंक्ति प्रदर्शनी होती है चने में वो और सरसों में, वो हमने यहाँ पे उपलब्ध कराई है। ये बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं और ये प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। शैलेंद्र सिंह का मानना है कि रासायनिक खेती में खर्च ज्यादा आता है, जबकि प्राकृतिक खेती में बाजार से खरीद कर कुछ भी नहीं डालना पड़ता, जिससे किसान को अधिक फायदा होता है। शैलेंद्र सिंह के पास एक दुकान भी है। खेत से प्राप्त उपज की प्रोसेसिंग कर वे उत्पादों को किसानों और बाजार में उपलब्ध कराते हैं। हमने जैसे कि पानीपत एक स्टोर किया है, एक हमारा असंत स्टोर है और एक करनाल है 8 सेक्टर में।
तो हम सभी किसानों को आमंत्रित करते हैं जो कि प्राकृतिक या जैविक किसान हैं कि वहाँ पे आएँ, अपना माल लाएं और वहाँ पे बिना किसी कॉस्ट को पे करे वहाँ पे अपना माल बेचें, जिससे कि उनको मुनाफा हो। अगर वो सभी किसान किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं या किसी कोई बल्क बायर है उसके पास जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ता है। वो कम से कम 40% वो मांग खड़े होते हैं। अब 40% मांग जब वो खड़े हो जाते हैं तो उनको रेट बढ़ाना पड़ता है। रेट बढ़ाना पड़ता है तो उनका माल नहीं बिकता है। तो एक बहुत मुख्य समस्या है, जिसको देखते हुए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सभी किसानों को आमंत्रित कर दिया है। वहाँ पे टेबलें होंगी, वहाँ पे दोपहर का अपने चाय नाश्ता जो वो भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो अपना माल बेचें और अच्छी कीमत उनको मिल जाए। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती है, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बचे रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती है, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्राकृतिक खेती लघु और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो देखा आपने कैसे प्राकृतिक खेती से किसान भाई अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और इससे जुड़े हुए किसान आज खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम अपने अगले सेगमेंट की बात करेंगे, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। अब अपने अगले सेगमेंट की बात करते हैं, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। और अब रुक करते हैं अपने एआई एंकर कृष का और जानते हैं कि एआई एंकर कृष क्या कुछ जानकारी लेकर आपके सामने आ रहे हैं। कृष, क्या जानकारी है आज आपके पास? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात और राजस्थान में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात में गन्ने की रोपाई कर लें, किसान गन्ने के खेत में निराई कर सकते हैं। वहां भिंडी की तुड़ाई कर लें, किसान लोबिया की तुड़ाई कर सकते हैं और लोबिया के खेत में निराई करते रहें। इसके अलावा बीन की तुड़ाई कर लें, किसान यहां मूंग की कटाई करें और इसके साथ ही उड़द की कटाई कर सकते हैं। गुजरात में आम की तुड़ाई कर लें, साथ ही किसान धान की कटाई करें। अभी केले के बागों में सिंचाई करने का समय सही है। केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गुजरात में लाल मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं, यहीं टमाटर की तुड़ाई कर लें। किसान कपास के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। राजस्थान में कपास के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। कपास की बुवाई करें। किसान धान की बुवाई कर सकते हैं, साथ ही मूंगफली की बुवाई करें। मूंगफली के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय बीन की बुवाई करते रहें, वहां बाजरे की बुवाई कर सकते हैं। राजस्थान में टमाटर में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। किसान फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, वहीं प्याज की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही मक्के की बुवाई के लिए समय उचित है। राजस्थान में ग्वार की बुवाई कर लें। यहां किन्नू के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। फार्मिंग इंडिया में आज हम जानेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, किसान भाइयों को तो अपनी मिट्टी के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा आज देश भर के ऐसे कई विद्यालयों में इससे जुड़ा हुआ एक पाठ्यक्रम भी शामिल कर दिया गया है। हमारे देश के बच्चों को भी उनकी मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है। हमारी मिट्टी कितनी महत्वपूर्ण है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बच्चों को भी शिक्षित किया जा रहा है। आइए देखते हैं। सभी बच्चों को सुप्रभात।
सुप्रभात मैम। आज हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य की। मैम, मिट्टी का स्वास्थ्य, क्या मिट्टी का भी स्वास्थ्य होता है? हमने तो मिट्टी को नॉन लिविंग समझा था। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। ओ मैम, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वास्थ्य से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मैम, तो कैसे पता चलेगा कि मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की जांच ब्लड टेस्ट और एक्सरे इत्यादि से करते हैं, उसी प्रकार मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं। समझ आ गया मैम। मिट्टी के जांच के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी क्यों बीमार है। सही समझे बच्चे। इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। मैम, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे? इस प्रोग्राम के द्वारा केवीके वैज्ञानिक आपको मिट्टी का महत्व, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए सैंपल कैसे लेने हैं और अन्य जरूरी जानकारियां देंगे। आप विद्यालय में लिए गए मिट्टी के सैंपल की 12 पैरामीटर्स पे जांच करेंगे। हेलो बच्चों। हेलो सर। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, पर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कैसे होता है, पहले ये जानते हैं। अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण जीवाणुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संतुलन विघटित हो सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है और फसलों की उपज में भी कमी आती है। मिट्टी की क्षति का यह एक मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी परिवर्तित होती रहती है, जिससे किसानों को फसलों को उगाने में और मुश्किल होती है। इसके अलावा वायुमंडलीय बदलाव से मौसम की अनियमितता बढ़ती है, जो कि फसल के चक्र को प्रभावित करता है। मिट्टी का कटाव या खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे भूमि का स्तर कम हो जाता है और यह खेती के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर हमें मिट्टी की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो बच्चों, मिट्टी की जांच क्यों महत्वपूर्ण है, समझ आया? जी सर। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। यह एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। ये आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। स्वास्थ्य कार्ड द्वारा दी गई सिफारिशों का उपयोग करके किसान न सिर्फ अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ा सकता है। तो बच्चों, आप तैयार हैं कि खेत में जाके मिट्टी का नमूना लें? जी सर। मिट्टी का नमूना लेकर लैब में जाकर समझेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे करें। मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच पूरी होने के बाद मिट्टी के स्वास्थ्य पैरामीटर को मिट्टी के स्वास्थ्य पोर्टल में दर्ज करके मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेंगे। बन गया हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। बच्चों, अब समझते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर SRLM दीदी किसानों को क्या समझाती हैं। बच्चों, मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हम किसानों को एक सतत, समृद्ध और स्वस्थ खेती की जानकारी देते हैं। हम इसके माध्यम से किसानों को समझाते हैं कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। कई भारतीय राज्यों की मिट्टी की गुणवत्ता खराब है और इसका असर फसलों की उपज पर भी पड़ता है। इस समस्या का हल करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा में फसलों के अनुसार उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में किसानों को बताया जाता है कि जैविक बायोफार्म उर्वरक पिछली फसल के अवशेष, मल्चिंग
पशुओं के बचे विशिष्ट पदार्थ, फसल रोटेशन आदि को उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। यह उपाय मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और फसलों की उपज में भी सुधार लाते हैं। खेतों में इन तकनीकों के उपयोग की जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं कि उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियों का किसान भाई सही तरीके से उचित लाभ उठा पाएंगे। हमारी कोशिश रहती है कि इन जानकारियों को सही समय पर किसान भाइयों तक पहुंचाया जा सके, ताकि किसान भाइयों की खेती किसानी में परिवर्तन आ सके और किसान भाई प्रगतिशील हो सकें, अपनी आय को बढ़ा सकें। खेती किसानी में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन ज़रूरत है सही सोच और सही दिशा की, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। दर्शकों, इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे तमाम जानकारियाँ लेकर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।